मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं जिसे हम उर्दू में शुमारियात कहते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है और फ़र्स्ट ईयर में हम फ़र्स्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड 50% का पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ काउंटिंग को हमने शुरू किया। इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे आ गए और एक्सरसाइज में भी हमने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज 5 का 1 या 2 पार्ट्स उसके रह गए थे, वो करवाऊँगा। फिर 6, 7 करवाऊँगा। 8 के कुछ पार्ट्स करवा के 8 कंप्लीट और 9 आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। हमने डेफिनेशंस में एग्जांपल्स के साथ ये कंप्लीट बातें समझी हुई हैं और मेरा ख़्याल है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं उन्हें यूनियन बिटवीन टू सेट, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, ये सारी बातें आपको मालूम होंगी, आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस चैप्टर का आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और इसके बाद हम चैप्टर 6 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है उसे हम कंप्लीट करेंगे, उसे शुरू करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से कर चुके हैं और दुआ, क्योंकि हम इल्म सीख रहे हैं और इल्म एक ऐसा फ़र्ज़ है हम पे सीखना कि अहादीस में आता है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म सीखो। तो इल्म के ख़ज़ाने हमारे रब के पास हैं और हम अपने रब से इल्म की तलब रखते हैं और इल्म की दुआ इस अंदाज़ में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन आमीन। बहुत से बच्चों को ये अल्फाज जो हमने पढ़े वो एक एक लफ्ज़ उनको समझ आ चुका होगा। अल्लाहुम्मा इसका मतलब होता है ए मेरे प्यारे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी हम सब को अता कर, इल्मन नाफ़िअन ऐसा इल्म जिसमें नफ़ा हो, वासिअन वसी, हमीकन और उसमें गहराई वाला इल्म हो। हमें ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा इल्म अता फ़रमा जिसकी ये 3 खूबियाँ हों। एक वो नफ़े वाला हो, दूसरा वो वसी हो, बहुत ज़्यादा हो, और तीसरा हमीकन गहराई वाला हो। आमीन। कामयाबी का जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रास्ता है और वो है मोहब्बत रसूल। अगर आप अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और आपका ताल्लुक़ अपने नबी के साथ है तो आपका कामयाबी और आपके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। आप ही वो हैं जो कामयाब हैं। इसकी मिसाल मैं अक्सर बच्चों को यूँ दिया करता हूँ कि आटे की चक्की जिसमें हम आटा पीसते हैं, गंदम के दाने डालते हैं और उसमें उसको घुमाते हैं
घुमाने से वो जो दाने हैं वो पिस जाते हैं और आटा बन जाते हैं। मकई के दाने वो डालें तो मकई का आटा बन जाएगा। मेरा बेसिकली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है। ज़्यादातर हम मकई को पिसवाते थे और पिसवाते हैं, और हमारा ज़रा तरीक़ाकार जो चक्की का है वो पानी के ज़रिए उसको प्रेशर के साथ उसके चक्की घुमाते हैं और आटा बनता है। अब उस चक्की को आटा बनाने के बाद महीने में 15 दिन बाद हम उसकी सफाई करते थे। जब उसकी सफाई करते के लिए वो ऊपर वाली चक्की को इस तरह एडजस्टमेंट किया होता है कि उसको बड़ी आसानी से हम साइड पे करके बीच में से सारी सफाई कर लेते थे। अचानक जब हमने ये देखा उस चक्की को उठाने के बाद कि वहाँ कुछ दाने पिसने से बच चुके हैं और वो एक कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, पता नहीं कब के, और कब से चक्की चल रही है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया है, और वो 1 महीने से उसके अंदर रहकर बच गए हैं। साहिब ज़ौक़ लोगों ने उन दानों को उठाया जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, और वो हम कलाम भी हो जाया करते थे। तो उन दानों से जब हम कलाम हुए और उनसे पूछा कि हमने बाकी दाने के साथ आपको जब चक्की में डाला तो बच कैसे गए पिसने से, तो उन दानों ने जो खूबसूरत जवाब दिया कि नीचे वाली चक्की वो मुस्तकिल एक जगह पर रहती है, ऊपर वाली चक्की घूम रही होती है, और वो घूमती किस वजह से है कि नीचे वाली चक्की को हमने एक लिंक, एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट के ज़रिए वो ऊपर वाली के साथ एडजस्ट है, वो हिल नहीं सकती वहाँ से। वो जो नीचे वाली चक्की का ताल्लुक़ ऊपर वाली चक्की के साथ जिसका बना हुआ है, वो दाने कहते हैं कि हम उनके करीब हो गए। नीचे वाली चक्की, नीचे वाले पत्थर का ताल्लुक़ ऊपर वाले पत्थर के साथ जिस पॉइंट पर बना हुआ है, हम उस पॉइंट के करीब हो गए, और वहाँ पे कुछ खला होता है ताकि चक्की घूम सके, और वो दाने पिसने से बच गए। अगर वो दाने नीचे वाले पत्थर से और ऊपर वाले पत्थर के दरमियान जो ताल्लुक़ रखता है उसके करीब पहुँचने से वो बच सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि इस दुनिया का आसमान वाले के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है, अगर हम उसके करीब हो जाएं तो हम भी इस दुनिया की पिसने में, जो दुनिया घूम रही है और इस दुनिया में जो हम दानों की तरह पड़े हुए हैं और इस दुनिया में हम पिस रहे हैं, और अगर हमारा ताल्लुक़ उनके साथ हो जाए जिनका ताल्लुक़ ऊपर वालों के साथ है, तो हम भी पिसने से बच जाएंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जो हमारी उम्मत में, जिन्होंने हमें ऊपर वाले के साथ ताल्लुक़ बनवाया था। उसके बाद अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वली भी आए, लेकिन हमारा ताल्लुक़ हर वली के साथ, हर बुज़ुर्ग के साथ, और आखिर में आके और सबसे पहले और सबसे आखिर में हमारा ताल्लुक़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जुड़ेगा तो हम इस चक्की में पिसने से बच जाएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे मोहब्बत रसूल से अपना दिल पर नूर करेंगे और अपने आप को कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रूल्स ऑफ काउंटिंग चैप्टर है, और उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हम 6.5 जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, उसमें 2 पार्ट रह गए थे। जैसे उसका लास्ट पार्ट है, मुझे वैसे उसको कराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते होंगे कि सर ने ये क्यों छुड़वा दिया। क्वेश्चन नंबर है जी 6.5, और उसमें हमने q + p⁴n इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने का वही तरीका है जो मैंने आपको सिखाया था। वो क्या था, n का मतलब क्या है, ये हमने इसको गौर करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे n
C0। जी जनाब, हम यहाँ पे ये n है तो हम यहाँ लिखते हैं NC0, यहाँ एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, प्लस NC1 एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट, फिर हम क्या लिखते हैं प्लस NC2 एक ब्रैकेट ये और दूसरी ब्रैकेट ये, एंड अप टू सो ऑन। यहाँ लिखेंगे हम NCN और यहाँ एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। चले, ये हमारे पास फार्मूला है। पहली ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म और दूसरी ब्रैकेट में हम सेकंड टर्म लिखते हैं। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास Q है, तो हम पहली ब्रैकेट में Q लिख लेते हैं। यहाँ पर P पहली ब्रैकेट में हमने Q लिख लिया और दूसरी ब्रैकेट में हम P लिखते हैं। यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे P और यहाँ पे P। ये फर्स्ट ब्रैकेट में हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे और फर्स्ट टर्म हमारे पास Q है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म हमारे पास P, तो सेकंड ब्रैकेट में P लिख लिया। अब इन ब्रैकेट्स पर पावर लिखेंगे। पावर कैसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन के नीचे जो पावर होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, सेकंड टर्म के ऊपर 0। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 2 है तो सेकंड टर्म पर 2 लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे पास n, तो सेकंड टर्म पे हम n लिखेंगे। फर्स्ट टर्म पर क्या लिखते हैं, कॉम्बिनेशन के ऊपर जो वैल्यू है उसमें से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे n-0 तो यहाँ n आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n-1, ये ऊपर वैल्यू n है कॉम्बिनेशन के और नीचे 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वेरी गुड n-2 और यहाँ पे हमारे पास n-n मतलब 0 हो जाएगा। अब हम इसे ओपन करने की कोशिश करें तो ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जिसके नीचे 0 होता है वो 1 होगा। कॉम्बिनेशन में जब भी नीचे 0 आएगा वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे Q की पावर n और P की पावर 0 और जिसकी पावर 0 हो वो भी 1 होगा। NC1 जब यहाँ पे 1 होता है नीचे तो फिर ये ऊपर वाली रकम इसके बराबर होती है, NCN का इक्वल्स टू n। यहाँ पे Q की पावर n-1 और P की पावर 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लें, यहाँ पे लिखेंगे NC2। NC2 किसके इक्वल होता है, वो होगा ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल। फिर हम क्या करेंगे, ये जो n-2 लिखा हुआ है उसका भी फैक्टोरियल, n-2 और उसका फैक्टोरियल। Q की पावर हम लिखेंगे n-2 और P की पावर तो 2 है, एंड प्लस अप टू सो ऑन। ऊपर वाली रकम जब नीचे वाली रकम के इक्वल होती है तो फिर जवाब 1 होगा। अगर हम लिखें यहाँ पे 5C5 इक्वल्स टू 1, 10 या 100C100 इट्स इक्वल टू 1 और NCN वो भी हमारे पास 1 हो गया और Q की पावर 0 वो भी 1 और P की पावर n। फाइनली आंसर हमारे पास क्या बन गया, फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे Q की पावर n प्लस n, P की पावर n-1, सॉरी Q की पावर है ये, Q की पावर और P एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे n इंटू n-1 और n-2 का फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 1 और यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल और Q की पावर n-2 और P की पावर 2, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस सॉन और यहाँ पे भी प्लस लिखते हैं और यहाँ पे 1 इंटू P की पावर n बच गया।
तो ये जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास का आंसर क्या आया, q की पावर n प्लस n q की पावर n माइनस 1 और p प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 q की पावर n माइनस 2 और p की पावर 2 प्लस अप टू सॉन प्लस p की पावर n। ये आपके पास आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6.5 का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। n-1 यहाँ पे अगर n-1 हो तो यहाँ पे हम n-1 लिख लेंगे। ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट था, वो आप लोगों ने हो सकता है कर लिया हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.6। यहाँ से आगे जो है हमारा सेट थ्योरी, जो हमने सेट थ्योरी की डेफिनेशंस पढ़ी वो शुरू हो जाएंगी। राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द सेट्स। राइट डाउन 6.6, क्वेश्चन नंबर 6.6 है राइट डाउन ऑल subset, write down all subset of the sets इसका फर्स्ट पार्ट, हमारे पास एक सेट है जो कि x, y और z पर मुश्तमिल है। A इज़ द सेट और ये हमारे पास x, y और z पर मुश्तमिल है। इसका हमने सबसेट्स बनाने हैं तमाम के तमाम। अब आप करेंगे क्या, सॉल्यूशन। पहले तो टोटल n मालूम करें, n क्या है, 1 2 3, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट 2 रेज़ टू पावर n, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है 8 सबसेट बनेंगे। अब जब सबसेट हमने पढ़ा था तो आपको याद हो हमने 2 बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम बातें जो मैंने बताई थी नोट में। एक एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है, और एक जो गिवन सेट होता है इट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद भी अपना आप का सबसेट होता है। यहाँ पर हम सबसेट मालूम करते हैं। सबसेट इज इक्वल टू नंबर 1 एम्प्टी सेट, एक एक वैल्यूज़ का सेट। यहाँ पे x, फिर y और फिर z, 2 वैल्यूज़ का सेट। x के साथ y और x के साथ z, x के साथ y और x के साथ z, फिर y के साथ z, y के साथ z। 1 2 3 4 5 6 7 सेट बन चुके हैं। अब एक से एक वैल्यू रह गई है और वो इट सेल्फ है, 3 वैल्यूज़ का x, y और z। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट और उसका आंसर है जो उसके सबसेट हैं। इसका सेकंड पार्ट वो है b इज़ इक्वल टू 1 4 6 8। हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक सेट b है और b में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 4 6 और 8, मेरा ख्याल है कि यही हैं, किधर हैं 1 4 6 8। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन में n इज़ इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4।
अब हम बात करते हैं टोटल सबसेट। टोटल सबसेट 2 की पावर n। n हमारे पास क्या है, वो तो 4 है। अब हम यहाँ पर क्या लिखें, 2 की पावर 4, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 16। तो 16 सबसेट बनेंगे। अब 16 सबसेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसेट इज इक्वल टू नंबर 1, पहला तो एम्प्टी सेट होगा, एक एक वैल्यूज़ का सबसेट 1, 4, 6 और 8। 1, 4, 6 और 8, दो दो वैल्यूज़ का, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8। 1 के साथ 4 हो गया, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8। अब 4 के साथ 6, 4 के साथ 8। यहाँ पे लिखेंगे 4 के साथ 6 और 4 के साथ 8। 4 के बाद बात करते हैं 6, तो 6 के साथ सिर्फ 8 होगा, 6 के साथ 8। ये हमने दो दो वैल्यूज़ का सेट बना लिया। अब तीन तीन वैल्यूज़ का सेट, 1, 4, 6, 1, 4, 8। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 4, 6, फिर 1, 4, 8। 1, 4 के साथ 6 भी हो गया, 1, 4 के साथ 8 भी हो गया। अब 1 के साथ 6, 8, 1 के साथ क्या लिखेंगे, 6, 8। और अगर आप 1 के साथ 8 करेंगे तो आगे तो वैल्यूज़ ही नहीं है, लिहाजा 1 के साथ 6, 8 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे 4, 6, 8। यहाँ पे बात करते हैं 4, 6, 8। अब ये काउंट कर लेते हैं कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और हमने 16 बनाना है। तो एक वैल्यू जो इटसेल्फ है, अब पहले हमने एम्प्टी सेट, फिर हमने एक एक एलिमेंट वाला सेट, फिर दो दो एलिमेंट वाले, फिर तीन तीन वाले, और अब चार चार वाले। और चार वाला एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ खुद ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 4, 6 और 8। सॉरी, यहाँ पे 1, 4, 6 और 8 को पहले ऐसे लिखेंगे और फिर ये सबसेट की ब्रैकेट डाल लेंगे। ये आपके पास सबसेट कंप्लीट हो गए हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 6.6 का ए पार्ट समझते हैं हम। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6.7। 6.7 जो है उसमें लिखा हुआ है ए और बी है, फिर इसके बाद एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। इसकी डेफिनेशन भी हमने सीखी हुई है, इसके साथ साथ हमने डेफिनेशन के साथ हमने इसकी एग्जांपल भी की हुई है। उम्मीद करता हूँ बच्चों को ये क्लियर भी होगा। Let A, question number 6.7. Question number 6.7. Let A is equal to 1, 2. And B is equal to 1, 2 के बाद 2, 3, A, B and C, 2, 3। यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं, यहाँ पे एंड C इज इक्वल टू 3। A, B और C तीन सेट दिए हुए। द यूनिवर्सल सेट,
यूनिवर्सल सेट एस, वो हमारे पास 1 2 और वेरी गुड 3, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है। डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ सेट्स। हमारे पास क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। नंबर 1, ए क्रॉस बी। हम जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 और ये सेट है हमारे पास क्रॉस बी सेट, 2 और 3। ए और बी जब आपके पास ये आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी में एक सेट बनेगा 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3। तो हम लिखेंगे क्या? 1 2 और 1 3। अब 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, हम यहाँ लिखेंगे 2 एंड 2 और 2 3। और ये सेट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें फर्स्ट वैल्यू ए की होगी और सेकंड वैल्यू बी की होगी, और इन द पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई की शक्ल में होगा। नंबर 2, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो बी क्रॉस ए पूछ लिया है। तो बी क्रॉस ए के लिए सॉल्यूशन, बी क्रॉस ए मालूम करने के लिए सबसे पहले बी सेट लिखेंगे 2 और 3, इसके बाद हम क्रॉस और फिर हम ए सेट लिखेंगे 1 एंड 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे? इस 2 के साथ 1, इस 2 के साथ 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, हम कॉमन फिर लिखेंगे 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2। तो ये सेट हमारा आंसर होगा। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है? ए क्रॉस ए सॉल्यूशन। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखेंगे, वो तो मेरा ख्याल है 1 और 2 है। फिर हम क्या लिखेंगे? क्रॉस, फिर हम ए लिखेंगे 1 और 2। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस 1 को इस 1 के साथ मिला देंगे, 1 इंटू 1, इस 1 को 2 के साथ 1, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला तो 1 लेकिन लिखा 1 इंटू 1, 1 को 1 के साथ, फिर इस 1 को 2 के साथ 1 इंटू 2। अब 2 को 1 के साथ 2 और 1, फिर 2 को 2 के साथ, और ये हमारे पास जो सेट होगा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। और इसका लास्ट पार्ट है बी क्रॉस बी। मेरा ख्याल है ये फोर्थ पार्ट है, ये इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? बी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बी क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा सॉल्यूशन, और बी क्रॉस बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यूज़ हमारे पास 2 और 3 हैं, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे 2 क्रॉस 3, और अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, ये 2 के साथ 2, 2 के साथ 3। इसी तरीके से
3 के साथ 2 और 3 के साथ 3, और ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपके सामने नज़र आ रहा है, ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6.7 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 और क्वेश्चन नंबर 6.9 की। ये दोनों क्वेश्चंस आप सब बच्चों को समझ भी आ चुके होंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, और हो सकता है जिन बच्चों के पास ज़ौक़ है पढ़ने का, तो जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया है अब तक तो वो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन मुझे थोड़ी सी आदत ये है कि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही होती उनको मैं साथ लेके चलता हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चंस करते हुए आप बोरिंग फील कर रहे हो कि इतने आसान सवाल पता नहीं सर क्यों करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर 10 बच्चों में से एक बच्चे को भी ये समझ ना आ रहा हो और वो मेरे समझाने से उसे समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है डिफ़ाइन अ सेट, ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। सबसेट एंड प्रोडक्ट सेट, तो सबसेट और प्रोडक्ट सेट भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है और उसके यहाँ जब हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इसके बी पार्ट में अगर देखें तो ए, बी और सी 3 सेट दिए हुए हैं, उसका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये 3 बातें उसने पूछी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर ये रह जाता है, या अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आप खुद कर लें, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं शुरू करता हूँ। जहाँ तक हो सकता हुआ वो मैं करवा दूँगा, बाकी आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.8, सारे बच्चे देखें ज़रा गौर से। ए, बी और सी 3 पार्ट दिए हुए हैं उसने, 3 सेट। अब इन 3 सेट्स के साथ करना क्या है, वो क्या करना है वो लिखा हुआ है। ए यूनियन बी कर लें, ए इंटरसेक्शन बी करने को कहा होगा। फिर इसी तरीके से ए 8 का जो बी पार्ट है उसमें ए यूनियन बी दोनों कर सकते हैं। ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। हम करते हैं 6.9 शुरू, ताकि हम इसे कंप्लीट करें, और जहाँ तक हो गया वो उसके बाद आपने खुद कंप्लीट करना है। लेट क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 6.9। हमने कहा लेट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेके 9, 10 तक। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके साथ उसने सेट ए, बी और सी दिया हुआ है। ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट हमारे पास है जनाब 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5। बी सेट हमारे पास क्या है, बी सेट हमारे पास है जनाब 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। हम यहाँ लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8। इसके बाद सी सेट, एंड सी सेट इज़ 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6। इसमें नंबर 1 फर्स्ट पार्ट उसने पूछा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट उसने क्या पूछ लिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। देखें ज़रा गौर से, यही लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर लें। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। पहले लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10 माइनस ए सेट हमारे पास क्या है? ए सेट हमारे पास है 2, 3, 4 और 5। आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है किसे? आपने माइनस करना है ए को। ए को जब आपने माइनस किया तो अब देखें इसमें जो कैंसलेशन हो रही है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 और 5 से ये कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बचा। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। 1, 6, 7, 8, 9 और 10, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद आपने मालूम करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, जो हमने मालूम करना है वो लिखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिखें। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1, 6, 7, 8, 9 और 10। इंटरसेक्शन और बी जो है वो क्या है? 5, 6, 7, 8। हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 6, 7, 8। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब कॉमन क्या है? एक जैसे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, एक जैसे देखते हैं जी। 5 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 के बाद 6 और 6 मौजूद है। 7 और 8 ये कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 7 और 8। ये हमारा आंसर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट 6, 7, 8 हमारा आंसर है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 8 में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस मालूम करना है वो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में भी कर रहे हैं जनाब। इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही कुछ कहा हुआ है, ए यूनियन। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? अंडरस्टूड है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? हम यहाँ पे लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। माइनस बी सेट हमारे पास क्या है? 5, 6, 7, 8। हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 6, 7, 8। अब आप देखें, ज़रा गौर करें, कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस में 5, 6, 7, 8, यहाँ से 5, 6, 7, 8 कैंसिल हो गया। जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचे वो क्या कहलाएंगे? बी कॉम्प्लीमेंट जनाब। वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंसिल हो गया, 9 और 10। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। फाइनली हमने मालूम करना था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट हम देखें ज़रा क्या है। ए सेट हमारे पास है 2, 3, 4 और 5, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 2, 3, 4 नहीं है, सॉरी 1, 2, 3, 4 भी है, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 और 10 मौजूद है। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है? यूनियन। यूनियन में क्या होता है? हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे तो देखते हैं क्या बना। 1 दोनों में से किसी एक में मौजूद है, हम लिख लेते हैं 1। 2 दोनों में मौजूद है, हम एक मरतबा 2 लिखेंगे, फिर 3 एक मरतबा, फिर 4 भी एक टाइम, फिर 4 के बाद बात करते हैं 5 की। 5 के बाद 6 दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, इसके बाद 9 है और 10। ये हमारे पास ए
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और साथ 9 और 10, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी लास्ट में हमने फर्स्ट पार्ट जब किया तो फिलहाल हम यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं, और थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको याद होगा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम किया और बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड पार्ट में मालूम किया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के दरमियान हमने क्या मालूम करना है? इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट हमने जब मालूम किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2 3 4 5, 2 3 4 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 6 7 8 9 और 10। और बी कॉम्प्लीमेंट में अगर हम गौर करें तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 और 8 भी नहीं है, 9 और 10 मौजूद है। अब हमने क्या मालूम करना था? हमने मालूम करना था जनाब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? 1 6 7 8 9 और 10। इसी तरह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 9 और 10। इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज़। तो हम कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जी। 1 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 6 दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 दोनों में कॉमन है और 10 दोनों में कॉमन है। तो 1 9 और 10 आपका ये आंसर होगा जनाब इसके थर्ड पार्ट का। और इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखें तो इसके फोर्थ पार्ट में उसने कहा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 और 10 है। बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने मालूम कर लिया है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 और 10। इसी तरीके से सी कॉम्प्लीमेंट अभी हम मालूम करेंगे, लेकिन अगर मालूम करके जो वैल्यूज़ आएगी वो लिख लेते हैं। 1 2 मौजूद है, 3 4 5, 3 4 नहीं है, 5 और 6 नहीं है, 7 8 9 और 10 मौजूद होगा। जनाब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं हम, और फोर्थ पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? फोर्थ पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने मालूम किया हुआ है, हम सी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें जो कि ये आने वाला है। चेक करके देखते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी क्या है हमारे पास? 3 4 5 और 6। अब जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनिवर्सल सेट से सी को माइनस करते हैं। 3 4 5 6, यहाँ पे 3 4 5 6 कैंसिल हो गए। यूनिवर्सल सेट में जो बाकी बचे वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 2 7 8 9 और 10। ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम देखें 1 2 7 8 9, ये कॉम्प्लीमेंट के बाद
हम देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। जनाब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? वो है 1 2 3 4 9 एंड 10। और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 7 8 9 और 10। अब इंटरसेक्शन होता है कॉमन वैल्यूज़। अब दोनों सेट्स में देखें कॉमन वैल्यू 1 2 दोनों में कॉमन है, 1 2 3 कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 और 10, ये 9 और ये 10 हो गया। और ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1 बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है, 1 2 9 10। जनाब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 6.9 का फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने कर लिया है। इसके बाकी पार्ट आप बच्चे ख़ुद कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। और इस तरीके से आज के लेक्चर का आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे जहाँ रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन और उस्ताद-ए कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और वक्त आखिर जब इस दुनिया से हमारा जाना हो रहा हो तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फ़रमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि ख़ात्मा भी हमारा ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।